नमस्कार और ट्यून्स ऑडियो में आपका स्वागत है। ये कंटेंट घनश्याम सर द्वारा बनाया और संपादित किया गया है। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन उसका हर पन्ना आज भी उतनी ही बहस और बेचैनी पैदा करता है। हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। बिल्कुल, ये नाटक जो 1596 और 1598 के बीच लिखा गया, कागज पर तो एक कॉमेडी है, लेकिन इसके अंदर त्रासदी, बदला और पूर्वाग्रह की इतनी गहरी परतें हैं कि हंसी कहीं खो जाती है। हाँ, कहानी 16वीं सदी के वेनिस में सेट है, जो उस समय व्यापार और पैसे की दुनिया का कह सकते हैं केंद्र था। सही बात है। और इसी दुनिया में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, एक तरफ व्यापारी और साहूकार और दूसरी तरफ प्रेमी और दोस्त। आज हम इसी उलझे हुए ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे, उन किरदारों को जानेंगे जो अमर हो गए और उन सवालों से जूझेंगे जो शेक्सपियर हमारे लिए छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक पहेली से होती है। वेनिस का एक बहुत अमीर व्यापारी है, एंटोनियो, जो अपने दोस्तों के साथ है, लेकिन बेहद उदास है। हाँ, और अजीब बात यह है कि उसे खुद नहीं पता कि वो उदास क्यों है। वो कहता है, इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, इट वीरीज मी, यू से इट वीरीज यू। मतलब सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं इतना दुखी क्यों हूं। ये जो लाइन है, ये पूरे नाटक के लिए एक टोन सेट कर देती है। तो ये सिर्फ एक मूड है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एंटोनियो खुद कहता है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, ग्रिटियानो, अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। कि दुनिया एक मंच है और मेरा रोल दुख भरा है। जी, कुछ आलोचक तो ये भी मानते हैं कि उसकी ये उदासी उसके दोस्त बेसानियो के लिए उसके गहरे प्रेम की वजह से है। जी, क्योंकि बेसानियो अब शादी करने जा रहा है। और बसानियो ही कहानी को आगे बढ़ाता है। एक रईस जिसने अपनी सारी दौलत उड़ा दी है और अब उसे बेलमोंट की अमीर और खूबसूरत पोर्शिया से शादी करनी है। Person, my extremist means lie all unlocked to your occasions. यानी मेरा बटुआ, मेरा शरीर, मेरे सारे साधन सब तुम्हारे लिए हाजिर है। और एंटोनियो के पास उस वक्त नकद नहीं होता। उसके सारे जहाज समंदर में व्यापार के लिए गए हुए हैं। इसीलिए वो अपने दोस्त के लिए कर्ज लेने का फैसला करता है। और यही कहानी में उस किरदार की एंट्री होती है जिसके बिना ये नाटक मतलब अधूरा है, शाइलॉक। हाँ, शाइलो, एक यहूदी साहूकार। और यहीं से वेनिस के व्यापारिक दुनिया का जो क्रूर चेहरा है वो सामने आता है। शाइलॉक और एंटोनियो के बीच की नफरत बहुत पुरानी और गहरी है। बिल्कुल, शाइलॉक ईसाइयों के साथ व्यापार तो करता है, लेकिन उनके समाज का हिस्सा नहीं है। वो साफ कहता है, आई विल बाय विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू एंड सो फॉलोइंग, बट आई विल नॉट ईट विद यू, ड्रिंक विद यू, नॉर प्रे विद यू। ये लाइन उनके बीच की सामाजिक खाई को बहुत साफ दिखाती है। लेकिन शाइलॉक की नफरत सिर्फ धार्मिक भेदभाव की वजह से नहीं है ना? नहीं, इसमें बिजनेस की दुश्मनी भी शामिल है। हाँ, और शाइलॉक इस बात को छिपाता भी नहीं है। वो एंटोनियो के बारे में कहता है, I hate him for he is a Christian. But more for that in low simplicity, he lends out money gratis and brings down the rate of usance here with us in Venice. मतलब वो उससे नफरत करता है क्योंकि वो ईसाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए क्योंकि एंटोनियो बिना ब्याज के पैसे उधार देता है और इससे शाइलॉक के धंधे को नुकसान होता है। दूसरी तरफ एंटोनियो भी शाइलॉक को शक की नजर से देखता है। जब शाइलॉक बाइबल का उदाहरण देता है तो एंटोनियो का जवाब होता है, The devil can cite scripture for his purpose. शैतान भी अपने मतलब के लिए धर्म ग्रंथों का हवाला दे सकता है। मतलब एक दूसरे पर जरा भी विश्वास नहीं है। और इसी नफरत के माहौल में वो बदनाम बॉन्ड साइन होता है। हाँ, शाइलॉक 3000 डकेट्स 3 महीने के लिए उधार देने को तैयार हो जाता है, वो भी बिना ब्याज के। लेकिन वो एक शर्त रखता है, जिसे वो एक मजाक कहता है। जी, शर्त ये है कि अगर एंटोनियो समय पर पैसे नहीं चुका पाया तो शाइलॉक उसके शरीर से ठीक उसके दिल के पास से 1 पाउंड मांस लेने का हकदार होगा। 1 पाउंड मांस? ये ये कोई बिजनेस डील तो नहीं लगती, किसी डरावनी कहानी की शर्त लगती है। एंटोनियो इसे मान कैसे लेता है? यही तो एंटोनियो के किरदार का गुरूर है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस। उसे यकीन है कि उसके जहाज समय से पहले ही लौट आएंगे। लेकिन बेसानियो को इसमें खतरा नजर आता है। खैर, ये बॉन्ड वेनिस की उस कठोर कानूनी दुनिया का प्रतीक है
लेकिन शेक्सपियर हमें तुरंत एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है, बेलमोंट। बेलमोंट, जो किसी परी कथा जैसी लगती है। वहां पोर्शिया है, जो सुंदर है, बुद्धिमान है, अमीर है, लेकिन अपने पिता की वसीयत में बंधी हुई है। उसे अपना पति चुनने का अधिकार नहीं है। उसके पिता ने एक पहेली तैयार की है। 3 संदूक हैं, सोने, चांदी और शीशे के। और जो राजकुमार सही संदूक चुनेगा जिसमें पोर्शिया की तस्वीर है, वही उससे शादी करेगा। पोर्शिया अपनी इस बेबसी पर कहती भी है, इफ टू डू वर एज ईजी एज टू नो व्हाट वर गुड टू डू, चैपल्स हैड बीन चर्चेस एंड पुअर मेन्स कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस। कितना गहरा वाक्य है। अगर सही काम करना उतना ही आसान होता जितना ये जानना कि क्या सही है, तो दुनिया ही बदल जाती। सही बात है। और हमें इस पहेली का एक मशहूर नतीजा देखने को मिलता है जब मोरक्को का राजकुमार सोने का संदूक चुनता है। हाँ, उस पर लिखा था, जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत लोग चाहते हैं। उसे लगता है पोर्शिया को तो सब चाहते हैं। लेकिन अंदर से एक खोपड़ी निकलती है और एक कविता, जिसकी पहली लाइन है, ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि इस नाटक का एक केंद्रीय विचार है। बिल्कुल, बाहरी दिखावा और अंदर की असलियत का फर्क। इसी बीच जब बेलमोंट में ये प्यार की पहेलियां चल रही हैं, वेनिस में शाइलॉक की दुनिया बिखर जाती है। उसकी बेटी जेसिका, हाँ, जेसिका लोरेंजो नाम के एक ईसाई के साथ भाग जाती है। और वो सिर्फ भागती नहीं, अपने पिता के पैसे और गहने भी साथ ले जाती है। जी, जेसिका खुद मानती है कि वो जो कर रही है उसमें समझदारी नहीं है। वो कहती है, बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैनॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट। प्यार अंधा होता है। और ये घटना शाइलॉक के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उसकी बेटी का जाना, धर्म बदलना, ये सब उसके जख्मों पर नमक छिड़क देता है और उसकी बदले की भावना को और भी मजबूत कर देता है। और फिर वो खबर आती है जिसका डर था। अंटोनियो के सारे जहां समंदर में खो गए हैं। अब वो शाइलॉक का कर्ज नहीं चुका सकता। अब शाइलॉक के लिए ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह गया है। नहीं, अब ये व्यक्तिगत हो चुका है। वो किसी भी कीमत पर अपना बॉन्ड लागू करवाना चाहता है। वो बार बार एक ही बात दोहराता है, लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड। बिल्कुल। और यहीं से नाटक अपने चरम पर पहुंचता है। अदालत का दृश्य। बसानियो दोगुनी रकम देने को तैयार है, 6000 ड्यूकेट्स। लेकिन शाइलॉक साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे सिर्फ न्याय चाहिए, और उसका न्याय है 1 पाउंड मांस। और इसी समय वो अपना वो मशहूर भाषण देता है जो आज भी इंसानी तकलीफ और भेदभाव पर सबसे शक्तिशाली बयानों में से एक माना जाता है। वो अदालत से पूछता है, हैथ नॉट अ जू आइज, हैथ नॉट अ जू हैंड्स, ऑर्गन्स, डायमेंशंस, सेंसेस, अफेक्शंस, पैशंस। वो आगे कहता है, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज। क्या एक यहूदी की आंखें नहीं होती? अगर तुम हमें चुभो तो क्या खून नहीं बहता? और अगर तुम हमारे साथ गलत करो तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ शाइलॉक एक खलनायक नहीं, बल्कि सदियों से हो रहे अन्याय का एक शिकार लगता है। बिल्कुल। और वो ये भी कहता है कि बदला लेने का ये तरीका उसने ईसाइयों से ही सीखा है। इफ अ जू wrong a Christian, what should his sufferance be by Christian example? Why? Revenge. मतलब जो दुष्टता तुमने मुझे सिखाई है, मैं उसी को अमल में लाऊंगा। ये लाइनें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि असली खलनायक कौन है। शाइलॉक, या वो समाज जिसने उसे ऐसा बना दिया। इसी तनाव के बीच पोर्शिया एक युवा वकील बल्थजर के भेष में अदालत में आती है और वो दया पर अपना वो अमर भाषण देती है। The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven. वो कहती है कि दया कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जबरदस्ती पैदा किया जा सके। वो तो आसमान से बरसने वाली बारिश की तरह है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों को सुकून देती है। सुनने में बहुत खूबसूरत है, पर क्या शाइलॉक के लिए बेईमानी नहीं था? मतलब एक ऐसे इंसान से दया की उम्मीद करना जिसे कभी समाज से दया नहीं मिली? बहुत अच्छा सवाल है। और शाइलॉक यही कहता है, वो न्याय पर अड़ा रहता है। तब पोर्शिया कानून का ही एक ऐसा पेंच निकालती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अच्छा। वो कहती है, ठीक है, बॉन्ड तुम्हें 1 पाउंड मांस का हक देता है, लेकिन उसमें खून की 1 बूंद का भी जिक्र नहीं है। क्या बात है। मतलब अगर मांस काटते हुए एंटोनियो के खून की 1 भी बूंद गिरी तो वेनिस के कानून के मुताबिक शाइलॉक की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। ठीक यही।
क्योंकि उसने एक नागरिक की जान लेने की कोशिश की। इससे कानूनी दांवपेच से पूरी बाजी पलट जाती है, शाइलॉक अपना केस हार जाता है। उसे ना सिर्फ मांस नहीं मिलता, बल्कि उसकी जान और संपत्ति भी दांव पर लग जाती है। अंत में उसे जिंदा छोड़ने के लिए एक शर्त रखी जाती है कि वो ईसाई बन जाए। और वो टूटकर मान लेता है, कहता है आई एम कंटेंट और चला जाता है। इसके बाद हम शाइलॉक को फिर कभी नहीं देखते। नाटक एक कॉमेडी की तरह खत्म होता है। सभी प्रेमियों की शादी हो जाती है, एंटोनियो के जहाज भी सुरक्षित लौट आते हैं, सब ठीक हो जाता है। लेकिन क्या सच में सब ठीक होता है? यही इस नाटक की सबसे बड़ी विडंबना है। दर्शकों के मन में एक बेचैनी रह जाती है। शाइलॉक के साथ जो हुआ, क्या वो न्याय था या कानून की आड़ में लिया गया बदला? हाँ। आखिरी एक्ट में हम बेलमोंट लौटते हैं, जहां संगीत और चांदनी रात का माहौल है। पोर्शिया कहती है, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। यानी एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी कितनी दूर तक जाती है, वैसे ही इस बुरी दुनिया में एक अच्छा काम चमकता है। लेकिन इसी खूबसूरत माहौल में जेसिका, जो अब एक ईसाई है, एक बहुत अजीब बात कहती है, आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। मैं मीठा संगीत सुनकर कभी खुश नहीं होती। ये लाइन, ये बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल। शायद वो अपने अतीत, अपने पिता के साथ किए गए धोखे के अपराध बोध से बाहर नहीं आ पाई है। उसकी खुशी भी अधूरी है। तो आखिर में द मर्चेंट ऑफ वेनिस हमें कोई आसान जवाब नहीं देता। ये हमें न्याय और दया, प्रेम और नफरत, पहचान और पूर्वाग्रह के मुश्किल सवालों के बीच छोड़ देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक समाज किसी को हाशिए पर धकेल कर उसे खलनायक बनने पर मजबूर कर सकता है। और ये नाटक हमें शाइलॉक और पोर्शिया जैसे यादगार किरदार देता है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 400 साल पहले थे। यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। नाटक का शीर्षक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि एंटोनियो है। फिर भी सदियों से ये नाटक दर्शकों और पाठकों के लिए शाइलॉक का रहा है। सही बात है। कहानी का केंद्र उसके मुख्य पात्र से हटकर उसके विरोधी पर चला गया है। तो ये बात हमें इस नाटक की स्थायी शक्ति और उन सवालों के बारे में क्या बताती है जिनका सामना हर पीढ़ी को अपनी तरह से करना पड़ता है। इस दिलचस्प चर्चा के साथ ही आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक पाठों को सुनने के लिए हमेशा ट्यून्स ऑडियो पर बने रहें। धन्यवाद।